हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक का चौथा यूनिट यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि 8 नंबर का यूनिट है। नाम है विद्यालय संस्कृति के बारे में बात होगी और परिवेश के बारे में बातचीत होगी कि विद्यालय संस्कृति और परिवेश में किस प्रकार से आपस में सामंजस्य है, जो जुड़ाव है, उन सब के बारे में। सबसे पहली बात, विद्यालय के जो मूलभूत संकेतक हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मूलभूत संकेतकों के बारे में अगर प्रश्न आता है 1 नंबर का, तो विद्यालय ध्वज, गणवेश जो ड्रेस होती है, लोगो विद्यालय का, और संदेश जो वाक्य रहता है, बेल्ट पर लिखा रहता है विद्यालय के, या फिर बैग पर जो विद्यालय का बैग, तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें होती है वो विद्यालय के मूलभूत संकेतकों के अंतर्गत आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद में विद्यालय की संस्कृति, वहाँ के परिवेश, विद्यार्थियों की योग्यता, मूल्यांकन करने की जो प्रविधियाँ हैं, उत्सव हैं, जो जयंतियाँ हैं, अनुशासन किस प्रकार से वहाँ पर है, छात्र शिक्षक का संबंध कैसा है, उपलब्ध जो भी भौतिक संसाधन हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, कितने भौतिक संसाधन सारे सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा यहाँ पर विद्यालय की संस्कृति की पहचान होती है। तो ये बेसिक बात यहाँ पर हो गई है विद्यालय संस्कृति को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों का जो औसत और श्रेष्ठ श्रेणियों में किस प्रकार से विभाजन होता है, उसके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं और क्या सारी चीज़ें रहती है। मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, उनमें अंग प्रत्यंग में उनकी भिन्नता होती है, साथ में ही मानसिक शक्तियों में भी कुछ भिन्नता होती है। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होता है, मानसिक उसकी जो आईक्यू लेवल है वो सारी चीज़ें अलग होती है, शरीर की बनावटों में वो सारी चीज़ें अलग अलग, काफ़ी सारी चीज़ें अलग रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय तथा कक्ष के स्तर पर विद्यार्थियों को मानसिक योग्यताओं, सामवेगिक जो परिपक्वता है, उसके रुचि रुझान, सामाजिक कार्यों में संलग्नता और कौशल विकास के आधार पर श्रेणीबद्ध इनको किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक योग्यता को लेकर के कि मानसिक योग्यता में किस प्रकार से हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न रहता है, हर दूसरा विद्यार्थी एक दूसरे से अलग अलग, यहाँ पर उसकी सोच, उसका आईक्यू लेवल, वो सारी चीज़ें भिन्न रहती है। यहाँ पर देखिए, इसका मापन प्रत्येक विद्यार्थियों की बुद्धि, शैक्षिक उपलब्धि, अभिक्षमता, समस्या समाधान शक्ति, सृजनशीलता एवं समालोचनात्मक चिंतन को आधार बनाया जा सकता है। मानसिक योग्यता के सभी पक्षों के मापन के लिए शिक्षक को विद्यालय में सदैव तत्पर, उत्साहित, बालकों के प्रति समर्पित रहना आवश्यक होगा। विभिन्न प्रकार से विश्लेषण करके, निरपेक्ष रह करके, चुनौती मान करके शिक्षक इसे पूर्ण कर सकता है। तो मानसिक योग्यता को लेकर के ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सामवेगिक जो परिपक्वता है उसके बारे में। दूसरों के एवं स्वयं के संवेगों को समझ करके विद्यार्थी अपना व्यवहार निश्चित करता है और सामवेगिक रूप से परिपक्व वह कहलाएगा। यह जितनी अधिक रहेगी, विद्यार्थी क्रोध करना, अपमान करना, निराश होना, चिंता करना जैसे संवेगों पर नियंत्रण अपना रख सकेगा। तो ये सारी चीज़ें रही। तीसरा बिंदु है रुचि और रुझान को लेकर के। यह मानसिक क्रियाओं में ही है, लेकिन विद्यार्थियों में इसे मापन के लिए उपयुक्त जो श्रेणी है इसमें प्रस्तापित करना सरल हो जाता है। तो रुचि रुझान को लेकर के भी अहम बिंदु रहता है कि विद्यार्थी की रुचि, हर दूसरे विद्यार्थी की रुचियाँ अलग रहती है, उसकी मानसिक योग्यता, वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर ली है, तो वो बिंदु आपको ध्यान रखना है। चौथा बिंदु है कि सामाजिक कार्य, विद्यार्थी की सामाजिक कार्यों में रुचि और संलग्नता विद्यार्थियों द्वारा आयोजित मेले, उत्सव, प्रदर्शनी, श्रमदान एवं प्रायोजना कार्य आदि के द्वारा देखी परखी जा सकती है। इन सब की एकत्र सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला पांचवा बिंदु है कौशल विकास। इसमें देखिए, संगीत में कुशलता, लेखन में कुशलता, खेलकूद में कुशलता, कंप्यूटर कार्य आयोजन में कुशलता, कृषि, बागवानी आदि कौशलों में भी श्रेणी विभाजन कर सकते हैं। इनके आधार पर भी बच्चों का विभाजन बांट सकते हैं कि कौशल किस किस के क्या स्किल्स हैं, कौन किसकी रुचि कहाँ पर है, रुचि रुझान वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये इस तरह से अलग अलग श्रेणियों में अपन बच्चों को बांट सकते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है विद्यालय में प्रार्थना को लेकर के। प्रार्थना सभा एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रहता है। हमारी संस्कृति के अनुसार कोई भी शुभ कार्य से पहले ईश्वर का ध्यान मन की एकाग्रता हेतु किया जाता है। ज्ञान भी प्रत्येक बालक के लिए एक शुभ कार्य है और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए ईश्वर की प्रार्थना करी जाती है, सर्वधर्म प्रार्थना करी जाती है। यहाँ पर दोस्तों मेन बात आती है कि प्रार्थना का यहाँ पर संधि विच्छेद अगर अपन करते हैं तो प्र प्लस अर्थना होता है, और प्र का मतलब है प्रकृष्ट, उत्तम या फिर श्रेष्ठ, और अभ्यर्थना का यहाँ पर अर्थना का जो अर्थ है वो है मांगना या फिर याचना करना।
तो भगवान से, ईश्वर से याचना करी जा रही है कि मुझे ज्ञान दिया जाए, मुझे यहाँ पर पढ़ाई मेरी अच्छी हो जाए, मैं अच्छा यहाँ पर मेरा सर्वांगीण विकास वो सारी चीज़ें हो सके। तो ये एक प्रार्थना का उद्देश्य आप यहाँ पर लेकर के चलिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना के उद्देश्य को लेकर के कुछ बिंदु आपको और यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अलग से स्पष्ट कर दिया है। तो पहला बिंदु यहाँ पर आता है कि विद्यालय के बालकों में ध्यान को लेकर के एकाग्रता का विकास उनमें होएगा, प्रार्थना से मन उनका शांत रहेगा और एकाग्रचित वो हो जाएंगे। और दूसरा बिंदु, राष्ट्र प्रेम विकसित करना, जैसे राष्ट्रगान वगैरह की सारी एक्टिविटी जो होती है तो उनसे राष्ट्र प्रेम बढ़ता है। तीसरा बिंदु, आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक जो एकता है वो सारी चीज़ें आएंगी कि जो पूरा विद्यालय है एक जगह होकर के एक जगह प्रार्थना कर रहा है, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान वगैरह वो सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, खेलकूद वगैरह हो रहे हैं, तो उनसे मेलजोल रहेगा सभी में और सांस्कृतिक एकता आएगी। चौथा बिंदु है नेतृत्व की भावना आएगी, जैसे एक एक बच्चे को रोज रोज अखबार वाचन के लिए बुला लेते हैं या फिर प्रार्थना के लिए बच्चे सामने आते हैं और अलग कोई भाषण वगैरह को लेकर के आते हैं, तो वहाँ पर नेतृत्व की भावना उनमें विकसित होएगी। शिष्टाचार यहाँ पर आएंगे कि अनुशासित वो रहेंगे, सारी चीज़ें अनुशासन पालना वगैरह जो प्रार्थना में सिखाई उनको जाती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रार्थना के उद्देश्य को लेकर के आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में प्रार्थना स्थल को लेकर के कुछ बिंदु आप यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं कि प्रार्थना स्थल में बालकों के चरित्र निर्मल पवित्र बनाने के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता रहती है जो कि स्वयं में ही पवित्र हो, शांत हो तथा कोलाहल विहीन हो, प्रेममय हो। विवेकानंद जी के शब्दों में प्रार्थना से हृदय में सोई हुई भक्ति आसानी से जाग उठती है, अतः इसे जागृत करने का सशक्त माध्यम क्या है? प्रार्थना ही है। तो ये बिंदु यहाँ पर आपको प्रार्थना स्थल के बारे में ध्यान रखने हैं। प्रार्थना व्यवस्था में यहाँ पर बात में आती है कि स्वच्छता, विछाद की व्यवस्था, दरी पट्टी वगैरह की साफ सुथरी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बालकों के बैठने की व्यवस्था, वाद्य यंत्रों की व्यवस्था, पूजा व्यवस्था होनी चाहिए, गणवेश का प्रावधान होना चाहिए, माइक की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रार्थना व्यवस्था के लिए ये बिंदु कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। प्रार्थना के कार्यक्रम को लेकर के बातें आती हैं, तो प्रार्थना कार्यक्रम में क्या क्या बिंदु रहते हैं, क्या क्या काम रहते हैं? तो श्लोक कथन हो सकता है, गीत, कथा, संस्मरण, प्रेरक प्रसंग, सुभाषित, कविता, समाचार, योग, व्यायाम आदि कार्य यहाँ पर आते हैं। इनमें से विद्यार्थी में अनुशासन, संभाव, नेतृत्व, एकाग्रता, सहकारिता, देशभक्ति, परोपकारी, ईमानदारी, दया, सेवा, कर्तव्य परायणता आदि गुणों का इनमें विकास बच्चों में होता है इन सारी एक्टिविटीज़ से। तो ये यहाँ पर प्रार्थना के कार्यक्रम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रार्थना सभा कार्यक्रम की समय सारणी को लेकर के बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रहती है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो अपने को क्या ध्यान रखना है? कार्यक्रम, दिन, कौन सा दिन कौन सा कार्यक्रम रहेगा, और समय यानी कि कितने टाइम तक वो सारी चीज़ें, कितनी एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो वो किस किस टाइम पर रहेगी और कितनी देर तक वो चलने वाली है। सबसे पहले राष्ट्रगीत की बात आती है, वंदे मातरम, तो प्रतिदिन करवाया जाएगा और 2 मिनट का ये रहेगा। प्रार्थना प्रतिदिन 4 मिनट तक की। प्रेरक गीत या फिर वंदना या फिर श्लोक पाठ या फिर अनमोल वचन, ये सारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह से रहेंगे और ये 3 मिनट के रहेंगे। कहानी प्रेरक प्रसंग, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आदि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को रहेंगे, 3 मिनट तक के ये काम रहेंगे। मतलब 3 दिन तो ये रहेगा काम और 3 दिन ये रहेगा। तीसरा चौथा के बिंदु आपको ध्यान रखना है। पांचवा बिंदु आता है समाचार पठन, जो कि प्रतिदिन रहेगा, ये 3 मिनट का रहेगा। और छठा बिंदु आता है ध्यान, मौन प्रार्थना या फिर योग करवाया जाता है, तो वो प्रतिदिन 2 मिनट तक। प्रतिज्ञा करवाई जाती है प्रतिदिन 2 मिनट तक। राष्ट्रगान 1 मिनट 52 सेकंड वगैरह जो होता है, तो वो प्रतिदिन यहाँ पर रहेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ प्रार्थना का समय सारणी आपको ध्यान में रखनी है। टोटल आपको प्रार्थना के लिए 20 मिनट देने होंगे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेंगी। बालकों सहभागिता के विकास के लिए विद्यालयों में विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे प्रार्थना, वार्षिकोत्सव आदि भी मनाए जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप जानते हैं, पर आपको इस यूनिट के लिए भी ध्यान में रख लेनी है, रिवीजन यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना सभा में शिक्षक की भूमिका को लेकर के हम बात करते हैं, तो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रार्थना सभा में भी। पहली बात तो यही आ जाती है कि शिक्षक नियमित उपस्थित हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे सब आ चुके हैं और शिक्षक प्रार्थना खत्म होने के बाद में पहुँच रहा है या प्रार्थना बुलाई नहीं जा रही है, लेट शेट ऐसा ही चल रहा है मामला, तो वो नहीं होना चाहिए। समय की पाबंदी यहाँ पर होनी चाहिए और नियमितता होनी चाहिए। प्रार्थना सभा में नियमित उपस्थित हो और बालकों के प्रति अपने दायित्व की ओर ध्यान दे। प्रार्थना सभा को अनुशासित और प्रेम में बनाए। जब छात्र को अध्यापक परम मित्र, हितकारी, दोष निवारणकर्ता, गुण का विकास करने वाला प्रतीत हो, तो आपस में आत्मीयता और आदर भाव के संबंध में विकसित यहाँ पर रहेंगे। तभी उनके हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, दया आदि गुणों का जो हृदय उदय इनमें हो पाएगा बच्चों में। तो शिक्षक से ही बच्चे प्रेरित होएंगे।
अतः विद्यालय के वातावरण को पवित्र शुद्ध बनाने का प्रमुख आधार जो है वो शिक्षक का ही प्रमुख आधार रहता है। तो ये बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शिक्षक की भूमिका को लेकर के प्रार्थना सभा में। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विद्यालय में समय सारणी बनाने के क्या उद्देश्य हैं। विद्यालय में जो पहला पीरियड है इन सर का आएगा, दूसरा पीरियड उन सर का आएगा, और यहाँ पर इतने टाइम तक आपके लंच रहेगा, इस टाइम पर प्रार्थना शुरू होगी, इस टाइम पर छुट्टी हो जाएगी। तो ये सारा जो रहता है समय सारणी बनाने के क्या उद्देश्य रहते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, बेसिक चीज़ें आप जानते हैं। पर आपको अगर प्रश्न आ जाता है इस प्रकार से तो उसको कैसे व्यवस्थित तरीके से लिखना है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है कि विद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम को नियत समय पर पूरा करने को लेकर के यहाँ पर समय सारणी बनाना एक ज़रूरी कदम हो जाता है कि पाठ्यक्रम जो पूरे साल तक चलने वाला है तो उसके लिए अगर निश्चित टाइम पीरियड रहता है तो कितने टाइम पीरियड तक आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, तो वो समय पर पूरा होना चाहिए, उसका रिवीजन शुरू होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें। तो पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित पाठ्यक्रम अपना समय पर पूरा हो जाए तो उसके लिए समय सारणी जरूरी है। दूसरा बिंदु पाठ्यक्रम का विभाजन विषयवार बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रख करके करना चाहिए। जैसे बच्चे जब सुबह आ रहे हैं तो पहली क्लास मैथ्स की लगाई जाती है कि नॉर्मली बच्चे फ्रेश माइंड से आ रहे हैं तो वो मैथ अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऐसे बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रख करके विषयवार विभाजन करना भी जरूरी होता है। विद्यार्थियों को वर्ष भर अध्ययन में व्यस्त रखना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में ही सिलेबस पूरा करवा के पटक दिए और फिर बाद में संभाल ही नहीं रहे हो तो सब कुछ भूल जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि एक निश्चित समय सारणी बनाई जाए ताकि डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सिखाया जाए, एक एक टॉपिक आधा आधा टॉपिक धीरे धीरे बच्चों को सिखाया जाए, उनका डेली सतत मूल्यांकन होता रहे, रिवीजन होता रहे और उनको एक साल भर ठीक समय सारणी के अंदर ढालना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। चौथा बिंदु है कि छात्र अध्यापक दोनों को अपने कार्य के प्रति सजग बनाना। पांचवा बिंदु है प्रधानाध्यापक के निरीक्षण कार्य को सरल बनाना। छठा बिंदु है कि कम से कम समय का अधिक लाभ उठाना। सातवां बिंदु है कि विद्यालय में व्यवस्थित और योजनाबद्ध कार्य का संचालन करना। तो ये सारे बिंदु रहते हैं। और समय सारणी के प्रकार कितने हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, 1 नंबर का कई बार प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक के अनुसार समय सारणी 3 प्रकार की होती है। एक तो शिक्षक के अनुसार, दूसरी कक्षा के अनुसार और तीसरी पाठांतर विषयों के अनुसार। तो 3 प्रकार की समय सारणी रहती है। अब एक प्रश्न और आता है, राष्ट्रीय पर्व से क्या आशय है। यह हर्ष का अवसर अर्थात आनंद का और उत्सव का दिन है जो कि बिना किसी भेदभाव के पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र विशेष की महत्वपूर्ण घटना के कारण मनाया जाता है। हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस देश आज़ाद हुआ। तो ये सारी बातें रहती है राष्ट्रीय पर्व को लेकर के। राष्ट्रीय पर्व मनाने से लाभ क्या क्या हैं, तो वो लाभ को लेकर के प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सभ्यता संस्कृति को समझने में मदद मिलती है, देश की भावनात्मक राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई जाती है, बिना भेदभाव के व्यवहार में देश प्रेम की जड़ें मजबूत होती है। स्वतंत्रता संग्राम में और गणतंत्र व्यवस्था में जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया और बलिदान दिया उनके बारे में तत्संबंधी कार्यों का संस्मरण करके उनको याद करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित अपन करते हैं। तो ये इनके लाभ यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं धार्मिक पर्वों को लेकर के, जैसे रामनवमी, बसंत पंचमी, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि जो रहती है, इनको बनाने से क्या लाभ होते हैं, पर्वों के आयोजन से विद्यार्थियों को क्या लाभ होते हैं, उस बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन का विकास बढ़ता है, अध्ययन के साथ में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का ज्ञान हमें मिलता है, अपनी संस्कृति के विभिन्न विभिन्न जो पक्ष हैं भिन्न भिन्न उनके बारे में हमें पता चलता है, स्व अनुशासन पालन का अभ्यास होता है, समूह में कार्य करने की दक्षता आती है कि सभी मिलजुल करके खेल खेल रहे हैं या पर्व उत्सव मना रहे हैं तो समूह में कार्य करने की दक्षता हासिल होती है, नेतृत्व करने की कुशलता मिलती है, लगातार अध्ययन से विद्यार्थी का मन ऊब जाता है, पर्वों के सहज और रुचिकर आयोजन से विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावी बन पाता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है कि वर्तमान में प्रचलित विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन किन पक्षों को ध्यान में रख कर के किया जाता है। इसका उत्तर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि शिक्षक कक्षा के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ, औसत, निम्न आदि श्रेणी में विभाजित करते समय शैक्षिक अंकों के साथ में उनसे संबंधित कुछ अन्य पक्षों को भी ध्यान में रखते हैं। पहला तो विभाजन किस प्रकार से करेंगे, उनके शैक्षिक अंक, उनको मूल्यांकन में कितने अंक मिल रहे हैं, तो अंकों के आधार पर हम विद्यार्थियों का विभाजन कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह से। और अन्य जो पक्ष हैं वो कैसे हैं, देखिए पहला पक्ष कक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, सह शैक्षिक गतिविधियों में उनकी संलग्नता कैसी है,
यानी कि शिक्षा के साथ साथ में और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उनका योगदान किस प्रकार से है, तो उसको देकर के भी हम यहाँ पर पक्षों में बांट सकते हैं। विद्यार्थियों की सामाजिक और सामुदायिक जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक आर्थिक स्तर, शहरी ग्रामीण परिवेश, कच्ची बस्ती, उच्च बस्ती, लिंग, जाति, धर्म, समुदाय आदि के आधार पर अपन बांट सकते हैं। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक के अंतर्मन में विकसित हो चुकी हीन भावना की निरंतरता आदि को लेकर के यहाँ पर अन्य पक्षों में भी यहाँ पर विभाजन कर सकते हैं। तो ये सब विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन करने के पक्ष आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी में संबंध को लेकर के। एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक में क्या क्या संबंध है, कैसा संबंध है, उसको लेकर के प्रश्न आता है। शिक्षक, विद्यालय एवं विद्यार्थी में परस्पर संबंध है। यदि तीनों का सदैव सकारात्मक तथा मधुर संबंध हो तो उनके साथ साथ समुदाय के लिए भी उपयोगी होता है। शिक्षक यदि नवाचार और गुणवत्तायुक्त शिक्षण करवाते हैं तो विद्यार्थियों में गतिविधि युक्त शिक्षण की समझ विकसित हो पाती है। शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में जब चरित्रवान, धैर्यवान, दृढ़ संकल्पी, साहसी, ईमानदार, सहयोग आदि गुण विकसित होंगे तो समुदाय तथा विद्यालय का नाम रोशन तथा प्रसिद्धि भी मिलेगी। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में चौथा बिंदु, पर्यावरण संतुलन में शिक्षक और विद्यार्थी का योगदान होता है। विद्यालय के भौतिक स्वरूप को अच्छा बनाए रखने में शिक्षक तथा विद्यार्थियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक का आदर्श आपसी सहयोग, बच्चों के प्रति उनकी भावनाओं के साथ साथ बालकों के चिंतन की आदतों का विकास होता है। विद्यालय में सफाई का शिक्षण, अधिगम उपकरणों की उपलब्धता शिक्षण कार्य को प्रभावी करती है। इससे शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय में मधुर संबंध तथा अधिगम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, धर्मनिरपेक्षता बनती है और राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है। विभिन्न सहगामी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं ये विकसित यहाँ पर होती है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यालय में तथा समुदाय एक दूसरे से पूरक यहाँ पर है और इनकी जो परस्परता से राष्ट्र उन्नति करता है। फलतः सहिष्णुता, संवेदनशीलता, कर्तव्यपरायणता, सहयोग व सहानुभूति व राष्ट्र प्रेम जैसे गुणों का विकास होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे आपके चौथे यूनिट में जो कि आपको ज़रूर से ध्यान में रखने हैं। वैसे आप इसकी बुक उठा करके देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बट एग्ज़ाम की दृष्टि से अब कम समय में एटलीस्ट आपको इन सब टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर हो जाए। मेनली जो इस यूनिट में टॉपिक्स हाईलाइटेड रहते हैं तो उन सबको हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है विद्यालय के बारे में, और जो आपके विद्यालय के पर्व हैं, विद्यालय की संस्कृति है, विद्यालय का जो समय सारणी को लेकर के बातें थी, विद्यालय के प्रार्थना को लेकर के जो बातें थी, यही सब आपके इस यूनिट को परिपूर्ण करते हैं। इन सब टॉपिक्स को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है और आपके रीट प्रिपरेशन में भी इन टॉपिक्स से काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे विद्यालय के समय सारणी वगैरह को लेकर के, बच्चों के ऊपर, बच्चों में जो मानसिक योग्यता, IQ लेवल वगैरह के जो लेकर के बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ पर मदद करने वाली है। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ में, अगले 5वें यूनिट के साथ में, जिसका नाम है शिक्षा का नीति शास्त्र। ये जो यूनिट है दोस्तों, बाकी आपके सेकंड पेपर के सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहाँ से आप यूनिट वाइज सारी वीडियोस देख करके अपने सेकंड पेपर की तैयारी बहुत अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।